नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं सुरेंद्र सिंह चौहान। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाल वंश के बारे में। दोस्तों देखिए, पाल वंश, इस वंश का उद्गम बंगाल में लगभग 750 ईसा पूर्व में गोपाल से माना जाता है। और पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल इस वंश का सबसे महान राजा था। उसने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तृत किया और प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के साथ हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको जो ध्यान में रखनी है दोस्तों, वो क्या ध्यान में रखनी है कि जो पाल वंश है ना, इस पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। तो पाल और पाल, गोपाल, आपको ऐसे याद रखना है, पाल गोपाल, है ना। तो पाल वंश का दूसरा शासक जिसका नाम क्या था? धर्मपाल। दूसरा का नाम क्या था? धर्मपाल। तो पहले शासक का नाम क्या है? गोपाल, है ना। पहले शासक का नाम क्या है? गोपाल, यानी कि गाय की रक्षा करना। ऐसे आप गो का मतलब क्या होता है? गाय। और गाय की रक्षा करना हमारा क्या होता है दोस्तों? धर्म होता है। तो पहला शासक इंपॉर्टेंट गो पाल और दूसरा धर्म से धर्मपाल। गाय की रक्षा करना हमारा धर्म है। तो पहले गोपाल और फिर धर्मपाल। इस वंश का सबसे महान राजा था। उसने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तृत कर लिया था। कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में आता है, विस्तृत कर लिया था। और प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के साथ में जो भी संघर्ष हुए थे उसमें अपने राज्य को सुरक्षित रखने का इसने प्रयास किया था। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उसका जो पुत्र था, उत्तराधिकारी था देवपाल, उसने भी कई युद्धों में क्या करी थी? विजय हासिल करी थी। तो ये कुछ बातें आपको इससे संबंधित ध्यान रखनी है। वह अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से कहां ले गया? बाद में बंगाल ले गया। पाटलिपुत्र पटना क्षेत्र आता है और उसके आगे क्या आता है? बंगाल, वहां ले गया। और उसकी राज्य सभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। यह बात ध्यान रखिएगा कि उसकी सभा में कौन आया था? सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का क्या आया था? दूत आया था। कौन से शासक ने भेजा अपने दूत को? बालपुत्र देव। ठीक है। सुमात्रा कहां आता है? सुमात्रा आता है इंडोनेशिया साइड में। देवपाल के बाद पाल वंश की राज्य शक्ति शासकों की निर्बलता तथा गुर्जर प्रतिहार राजाओं के आक्रमणों के कारण क्षीण होने लगी। नवे राजा महिपाल प्रथम के राज्यकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया था और 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की शक्ति क्या हो गई? क्षीण हो गई। इसके बाद में चलते चलते लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। और 12वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते क्या हो गई? इस पाल वंश की शक्ति जो है ना दोस्तों, वो क्या हो गई थी? बहुत कमजोर हो गई थी, बहुत ही क्षीण हो चुकी थी। पालवंशी राजा बौद्ध थे। ध्यान रखिएगा कि जो पाल वंश के राजा थे दोस्तों, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हुआ करते थे और उनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई। नालंदा तथा विक्रमशिला, ये नाम आपने सुने होंगे, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। नालंदा और विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्राप्त था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशा 10वें पाल राजा नेपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहां भी गया था। ध्यान रखिएगा कौन गया था? तो ध्यान रखिएगा कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशा जो है ना, वो 10वें पाल राजा नेपाल के यहाँ पर रहता था और बाद में कहाँ गया? तिब्बत के राजा ने उसको निमंत्रण दिया और वहां पर भी वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म की अच्छी बातें उनको शिक्षा दीक्षा देने के लिए वहां पर गया था। पालवंशी राजा कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने धीमान तथा वीटपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया। पाल युग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में अभी भी बचे हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक नए वंश की दोस्तों, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रकूट वंश। ध्यान रखिएगा, इस राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। तो इसको याद कैसे रखना है दोस्तों कि सबसे पहली बात, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इस वंश की स्थापना की थी दंतु। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्र जब किसी को कूटता है ना, तो उसके दांत भी तोड़ देता है ना। राष्ट्र जब किसी को कूटता है तो दांत भी तोड़ देता है। दांत से याद रखेंगे दंत। दंती दुर्ग ने की थी। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया था। ध्यान रखिएगा, नासिक जो है ये कहां पर आती है? तो नासिक नामक स्थान आता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश में 14 शासक हुए हैं। दंती दुर्ग वातापी के चालुक्य के अधीन सामंत था। उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्ति वर्मा द्वितीय को पराजित किया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का शासक था कीर्ति वर्मा द्वितीय। क्या नाम था? कीर्ति वर्मा द्वितीय। उसको उसने हराया और दंती दुर्ग ने एक नए वंश की शुरुआत राष्ट्रकूट के नाम से कर दी थी। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। वंश के चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया और 5वें शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मकाल को भी क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। ठीक है दोस्तों,
आगे चलते हैं। उसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालव प्रदेश से कांची तक विस्तृत कर दिया। छठा शासक था अमोघवर्ष। छठे शासक का नाम क्या था? अमोघवर्ष। शांतिप्रिय था। उसने लगभग 64 वर्षों तक राज्य किया और उसी ने मान्यखेत मालखेड़ को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमोघवर्ष जो है इसने मान्यखेत यानी कि मालखेड़ को राष्ट्रकूटों की क्या बना दिया था? राजधानी बना दिया था। अरब यात्री सुलेमान ने अमोघवर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की है। ध्यान रखिएगा, सुलेमान ने, है ना, एक अरब यात्री था जिसका नाम क्या था? सुलेमान। उसने अमोघवर्ष को की गणना किसमें करी? उस समय के जो 4 महान शासक हुए हैं उसमें की है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि 4 महान शासकों में गिनती किसके द्वारा की गई थी? अरब का वो विद्वान कौन था, यात्री कौन था? तो नाम याद रख लीजिएगा, सुलेमान। ठीक है दोस्तों, सुलेमान। तो सलमान से आप याद रख सकते हैं कि अरब का यात्री था सलमान खान। अरब का यात्री कौन था? सलमान खान। और उसने किसको महत्व दिया था? अमोघ को। कब दिया था? 1 वर्ष में। अमोघ को 1 वर्ष में, यानी अमोघ वर्ष। द्वितीय तथा इंद्र तृतीय ने कन्नौज के तात्कालिक कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय ने कन्नौज के तात्कालिक शासक महिकाल को क्या कर दिया? पराजित कर दिया था और उसको भागने को विवश कर दिया। 12वें शासक कृष्ण तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों के एक दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हो गया था। अब क्या हुआ दोस्तों? अब यहां पर हुआ कुछ ऐसा कि भाई एक तो कृष्ण द्वितीय तथा एक इंद्र थर्ड था और कन्नौज के तत्कालीन शासक था महिपाल को इन्होंने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। 12वें शासक कृष्ण तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों के साथ में बहुत बड़ा संघर्ष चला था। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 12वें शासक कृष्ण तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के जो चोल है ना, तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रकूट और चोलों के बीच में यहां पर क्या हो गया था? यहां पर युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया था। राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्य द्वारा हुआ था। चालुक्य शासक तेलप ने 973 ईस्वी में इस वंश के कर्क द्वितीय को पराजित करके मान्यखेत पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट के जो शासक हुआ करते थे वो क्या करते थे? प्रबल समर्थक थे और उन्होंने कई भव्य मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। वे संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। अरबों ने इस वंश के शासक को बलराज करके संबोधित किया है। ध्यान रखिएगा, ये जो राष्ट्रकूट शासक हैं ये जो है ना, इन्होंने क्या किया? इनकी क्या हो गई? तो इनकी हो गई थी बल्ले बल्ले। इसलिए अरब वालों ने क्या किया? इनको बल्हार या बलराज के नाम से संबोधित किया है। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रख लीजिएगा। अब बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार वंश जो है ना दोस्तों, इसकी स्थापना करने वाला कौन था? तो उसका नाम था नागभट्ट। इस राज्य की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत द्वारा 725 ईस्वी में कहां की गई थी? गुजरात में। तो गुजरात और गुर्जर, इससे तो हमको समझ में आ गया कि ये कहाँ का शासक था? गुजरात का। और किसने की थी? नाग। तो ध्यान रखना, नाग जो है ना नाग जो है अभी अभी यहां से गुजरा है। नाग अभी अभी यहां से गुजरा है। तो गुजरा से याद रखना गुजर और नाग गुजरा है, इसका मतलब नागभट्ट ने इसकी क्या की है? इसकी शुरुआत की है। अतएव इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है? नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था। उसने सिंध की ओर होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक क्या कर लिया था? सामना कर लिया था। वत्सराज इस वंश का पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी हासिल की थी। ध्यान रखिएगा, कौन था? वत्सराज। तो जिसने क्या करा? सम्राट की उपाधि धारण कर ली थी। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि गुर्जर जो थे ना, गुर्जर जो प्रतिहार वंश था ना, उसमें क्या हुआ? इस गुर्जर प्रतिहार वंश में स्थापना करने वाला कौन? नागभट्ट। और सम्राट की उपाधि किसने धारण करी थी? तो वो की थी वत्सराज। वत्सराज ने कैसे सम्राट की उपाधि धारण करी? याद करने का तरीका बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। याद ऐसे रखेंगे कि भाई एक राजा था, उसने क्या करा? भगवान की बहुत ज्यादा तपस्या करी। भगवान आए और उन्होंने बोला, बता वत्स तुझे क्या चाहिए? तो वत्स ने बोला, वत्स ने क्या कहा कि मैं राज करना चाहता हूं, सम्राट बनना चाहता हूं। वत्स ने कहा राज करना चाहता हूं और सम्राट बनना चाहता हूं। तो उस वत्सराज ने क्या कर ली? सम्राट की पदवी हासिल कर ली थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वह अपनी राजधानी भी कन्नौज ले आया। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। उसके कन्नौज वंशज कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों पर 1018-19 तक शासन करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? भोज प्रथम। ध्यान रखिएगा, इसमें भोज प्रथम जो है वो सबसे ज्यादा जो मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है, जो नागभट्ट द्वितीय का क्या था? पौत्र था। ध्यान रखिएगा, मिहिर भोज जो है ना, ये कौन से वंश से संबंधित है? तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित था। व्यापारी सुलेमान इसी के समय भारत आया था। अभी हमने पढ़ा था एक नाम अरब विद्वान के बारे में, वो कौन था? सुलेमान। इसी के समय में भारत आया था। अगला सम्राट महेंद्रपाल था, जो कर्पूरी मंजरी नामक नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था।
ध्यान रखिएगा, कपूर मंजरी है ना नामक जो नाटक है उसके रचयिता कौन थे? राजशेखर। कौन थे? राजशेखर। इसको याद कैसे रखोगे? इसको आप याद कैसे रखोगे दोस्तों? राज कपूर। आपने नाम ध्यान रखा होगा, सुन रखा होगा, राज कपूर। तो राज कपूर से आप याद रखेंगे कि भैया ये जो राज शेखर है उसने कौन सी पुस्तक की रचना करी थी? कर्पूर मंजरी की। कर्पूर मंजरी की। महेंद्र का पुत्र महिपाल राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह पराजित हुआ। महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का क्या होने लगा? पतन होने लगा। राजाओं भोज द्वितीय, विनायक पाल, महेंद्र पाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय और विजयपाल ने 1013 ईस्वी तक अपने राज्य को कायम रखा। महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक कौन था? राज्यपाल था। ध्यान रखिएगा, महमूद गजनवी। जी हाँ, महमूद जो गजनवी है ना, इसने जब भारत पर आक्रमण किया था, महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया था, तब उस समय में कन्नौज का शासक कौन हुआ करता था? उस समय में राज्यपाल शासक हुआ करता था। राज्यपाल बिना लड़े ही क्या हुआ? उसने आत्मसमर्पण तो नहीं, लेकिन वो वहां से उसने क्विट कर दिया, अर्थात वो वहां से भाग गया था। ये बात ध्यान रखिएगा। लगभग 1000 के बाद की जो वर्ष है ना, उसमें काफी बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए हैं। 1000 से लेकर, ध्यान रखिएगा, महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1000 लगभग 27 तक 17 बार भारत पर अलग अलग बार आक्रमण किए हैं दोस्तों। बाद में उसने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली। बाद में क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर लिया। और इससे आसपास के राजपूत राजा बहुत नाराज हुए। महमूद गजनवी के लौट जाने पर कलिंजर के चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने उसे मार डाला और उसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठा दिया। अब क्योंकि ये जो है ना, ये शासक जो था उसने क्या कर लिया था दोस्तों, जैसे ये जो शासक था राज्यपाल, ये क्या बिना लड़े ही इसने आत्मसमर्पण कर लिया था ना, तो जो दूसरे राजा थे वो नाराज हो गए। उन्होंने बाद में क्या कर दिया? इसको मार दिया और त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठा लिया। किसको बैठा लिया था? त्रिलोचन पाल को। ठीक है। कन्नौज में गढ़वाल अथवा राठौर वंश का उद्भव होने लगा। 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में बाड़ी के गुर्जर प्रतिहार वंश को सदा के लिए उखाड़ दिया गया और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरब को आगे नहीं बढ़ने दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों चोल वंश की। चोल वंश, उत्तरवर्ती चोल राज्य की मैं बात कर रहा हूं। यह प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक है। अन्य 2 राज्य थे पांड्य और चेर अथवा केरल। ध्यान रखिएगा, पांड्य और चेर, जिसको केरल के नाम से भी जाना जाता है। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है। चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी हुआ करते थे। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये जो चोल थे ना, इन्होंने दक्षिण क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, तो उनकी जो मुख्य भाषा थी वो कौन सी थी? तमिल। आसपास के क्षेत्र के वो रहने वाले थे, इसलिए इनकी भाषा कौन सी थी? तमिल भाषा को ये मानते थे। उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया। तिरुवल्लुवर रचित कुरल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तिरुवल्लुवर ने कुरल जो लिखी थी, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है इस तमिल भाषा का। कार्यकाल लगभग 100 ईस्वी चोल वंश का एक राजा हुआ जिसने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली थी। उसने सिंहल से युद्ध किया और युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण कराया। वह चोलों की राजधानी को उरगपुर यानी उरयूर के से कावेरी पत्तनम ले गया था। चोल राजा विजयपाल के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य ने पल्लव नरेश को क्या कर दिया था? नरेश अपराजित को हराया था। आदित्य के पुत्र परांतक प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया था और उसने पांड्यों की राजधानी मदुरा पर भी क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ध्यान रखिएगा, कहां पर अधिकार कर लिया था? पांड्यों की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था? मदुरा। उस पर भी क्या कर लिया था? इन्होंने अधिकार कर लिया था। चोल राज्य प्रथम संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंहल द्वीप, श्रीलंका को अपने अधिकार करके पूरे दक्षिण का एक छत्र सम्राट बन गया था। ध्यान रखिएगा, ये कौन था? राज यानी 2 बार राज, यानी बहुत बड़ा राज इसके पास था, ऐसे याद कर सकते हैं। मद्रास का क्षेत्र, मद्रास जो है वो वाला क्षेत्र, उसके अलावा मैसूर, कुर्ग, सिंहल द्वीप और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, यानी भारत के दक्षिण का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, वो इसके अंडर में आ चुका था और ये वहां का क्या बन चुका था? सम्राट बन चुका था। उसने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजेश्वर मंदिर बनवाया था। ध्यान रखिएगा, राजधानी तंजौर में किसका मंदिर बनाया था? शिव का राजेश्वर मंदिर। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम के पास शक्तिशाली नौसेना थी जिसमें पैगु, मर्तमान तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता। उसने बंगाल और बिहार के शासक महिपाल से युद्ध किया और उसकी सेनाएं कलिंग पार करके ओड, दक्षिण कोसल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक पहुंची। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगे कौड की उपाधि धारण की थी।
उसका पुत्र और उत्तराधिकारी राजाधिराज चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में, कौन से युद्ध में? कोप्पम के युद्ध में मारा गया, परंतु वीर राजेंद्र ने चालुक्य को कुंडल संगमम के युद्ध में परास्त कर पिछली हार का बदला ले लिया और चोलों में शीघ्र ही उत्तराधिकारी के लिए क्या छिड़ गया था? युद्ध। अब दोस्तों जब यहाँ पर ये है ना कुंडल संगमम के युद्ध में परास्त हो चुके थे और उसके बाद में क्या हुआ, चोलों का जो है वो उत्तराधिकारी के रूप में युद्ध प्रारंभ हो चुका था। इसके फलस्वरूप सिंहासन राजेंद्र कुलोत्तुग प्रथम 1070 से 1122 ईस्वी को प्राप्त हुआ। राजेंद्र कुलोत्तुग की मां चोल राजकुमारी और पिता चालुक्य राजा का स्वामी था। यानी कि जो इसकी मां थी वो चोल वंश से संबंधित थी और जो पिताजी थे वो चालुक्य से संबंधित थे। इस प्रकार कुलोत्तुग ने चालुक्य चोलों के एक नए वंश की स्थापित की। उसने 40 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। चोल प्रशासन की अगर बात करें तो चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। जी हाँ दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो चोल थे इनका पूरा जो सिस्टम था वो किस पर आधारित था? वो ग्राम पंचायत पर आधारित था। ग्रामीण इनकी परंपराएं हुआ करती थी। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था जिनको मंडलम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इनका जो प्रांत है ना वो अलग अलग भागों में बटा होता था जिसको क्या नाम दिया गया? डिविजन्स, यानी कि मंडलम नाम दिया गया। मंडलम के उप विभाग कोट्टम हुआ करते थे और कोट्टम का जो भाग होता था उसे नाडु, कुर्रम और ग्राम कहा जाता था। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाटार और नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा जाता था, है ना। नाडु की सभा को क्या कहा जाता था? नाटार, और जो नगरों की श्रेणियां होती थी उनको नगरतार कहा जाता था। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमितः निर्वाचित होते थे। प्रत्येक मंडलम को तो स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। भूमि की उपज का लगभग 6ठा भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। लगान अनाज में या स्वर्ण मुद्राओं में दिया जा सकता था। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहलाता था। यह बात ध्यान रखिएगा, चोल राजाओं के यहाँ पर जो सोने का सिक्का चलता था ना वो सोने का सिक्का क्या कहलाता था? कासू कहलाता था। क्या कहलाता था? कासू, जो 16 औंस का हुआ करता था। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की थी। चोल अगर वंश की कला संस्कृति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चोल वंश की जो कला की बात है तो चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया था, है ना। चोलों ने किसकी? पल्लव जो वंश था उसकी कला को, स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली की कुछ विशेषताएं: वर्गाकार विमान मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त वृहत सदन, सजावट के लिए पारंपरिक सिंग, चाली, ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभों आदि का होना। अर्थात तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं या यूं बोल लो कि सजावट के लिए जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हुआ करती थी उसमें पल्लव जो वंश था उसकी स्थापत्य कला का बहुत सारा जो है आधार इन्होंने बनाया था। उसके अलावा राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का एक बहुत ही शानदार नमूना है। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की ही देन है। दक्षिण भारत में जो नहरें आदि बनाई गई हैं वो मुख्य रूप से चोलों के द्वारा ही निर्मित है। चोल मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट हैं। चोल युग की नटराज शिव की कांसे की मूर्तियां भी सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हुआ है। दोस्तों समाज की अगर मैं बात करूं तो समाज, चोल राजा शैव धर्मानुयायी थे। अर्थात चोल राजा जो थे ना मुख्य रूप से वो किसको मानते थे? वो शिव जी को मानते थे। राजधिराज के लेखों में अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। अर्थात कुछ राजाओं ने यहाँ पर क्या करवाया है? अश्वमेध यज्ञ भी करवाया है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है दोस्तों कि इसमें एक यज्ञ किया जाता है और एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है और वो घोड़ा जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में जाएगा ऐसा माना जाता है कि वो उसी राजा या शासक जिसने वो यज्ञ करवाया है उसी के अधीन में वो राज्य या वो स्थान मान लिया जाता था। यदि कोई उसको रोकने का प्रयास करता है तो उसको उस दूसरे राजा को, जो राजा यज्ञ करवा रहा है उसके साथ में क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। ये इस अश्वमेध यज्ञ में हुआ करता था। समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी। अर्थात यहाँ पर जो है स्त्रियां जो है उनको बहुत सम्मानित माना जाता था और संपत्ति की वो स्वामिनी हुआ करती थी। दास और देवदासी की प्रथा भी यहाँ पर क्या थी? प्रचलित हुआ करती थी। पल्लव वंश की अगर दोस्तों हम बात करते हैं, इस वंश के शासक अर्काट, मद्रास, त्रिचेल्लनापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य किया करते थे। पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णुगोप का भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो कि पल्लव वंश है ना। पल्लव वंश में शासक कौन कौन? जो शासक है अर्काट, मद्रास, चिल्लापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य किया करते थे। कौन कौन क्षेत्र? जो दक्षिणी भारत है हमारा, है ना, उसमें ये राज्य किया करते थे। शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णुगोप का मिलता है। यानी सबसे पहले किस शासक का? विष्णुगोप का यहाँ पर क्या मिलता है?
उल्लेख मिलता है। पल्लवों में सिंह विष्णु 6ठी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठा। उसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लवों ने राज्य किया। प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम क्या क्या थे? महेंद्र वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वरम वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वरमा द्वितीय, नंदी वर्मा द्वितीय तथा अपराजित। ये जो नाम है ये प्रमुख शासक हुआ करते थे इस पल्लव वंश के। महेंद्र वर्मा महान वास्तु निर्माता था। उसने पत्थरों को तराश कर अनेक मंदिरों बनवाए। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक नाटक भी लिखा है। महेंद्र वर्मा मत विलास प्रहसन। अब दोस्तों इसको हम याद कैसे करेंगे कि महेंद्र वर्मा ने जो है कौन सा नाटक लिखा है? महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन। अब देखो दोस्तों याद करेंगे आप महेंद्र से एक नाम याद कर लीजिएगा, महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि विलास नहीं करोगे तो क्या रहोगे? प्रसन्न। महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कहा कि मत करो विलास, तो उससे आप क्या रहोगे? प्रसन्न। उसने महेंद्र तालाब भी खुदवाया था। उसने लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया। महेंद्र के पुत्र तथा उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो नाम ध्यान रखिएगा, नरसिंह वर्मा ने, और उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। परंतु चालुक्यों ने 655 ईस्वी में इस हार का बदला ले लिया था। दोस्तों अब क्या हुआ कि यहाँ पर है ना, ये जो चालुक्य थे इनके साथ में युद्ध हुआ और पुलकेशिन द्वितीय जो उस समय में राजा हुआ करता था, शासक हुआ करता था, उसको क्या कर दिया? हरा दिया था। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित कर उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर की स्थापना की थी। जो पहले राजा हुआ करते थे उन्होंने मिलकर किसकी स्थापना? महाबलीपुरम की स्थापना की और वहां पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। जी हाँ, जो रथ बने हुए हैं वहां पर महाबलीपुरम में, उनकी आकृति किसकी जैसी है? रथ की जैसी आकृति बनाई गई है। जहां चट्टानों को तराश कर मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। कांची में भी पल्लव राजाओं ने मंदिर बनवाए। पल्लव शासकों में कुछ विष्णु के उपासक थे और कुछ शिव के। तो इसमें कुछ राजा ऐसा हुआ थे जो विष्णु को मानते थे और कुछ शासक ऐसा हुआ करते थे जो भगवान शिव को माना करते थे। चालुक्य वंश की अगर मैं बात करूं तो चालुक्य वंशी पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सबसे पहली बात, पुलकेशिन प्रथम ने क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ। वातापी के चालुक्यों का 13 वर्षों का व्यवधान को छोड़कर 550 से 757 तक इनका शासन व्यवस्था रही। चालुक्य नरेशों में चौथा पुलकेशिन द्वितीय सबसे अधिक प्रख्यात था। अभी हमने एक नाम पढ़ा था पुलकेशिन द्वितीय, जिसका नरसिंह वर्मा के साथ में युद्ध हुआ था। तो किसके साथ? वो कौन से वंश का है ये पुलकेशिन द्वितीय? चालुक्य वंश का है ना। सबसे अधिक प्रख्यात है, उसने 608 ईस्वी में शासन ग्रहण किया और उसका राज्य विस्तार उत्तर में नर्मदा से दक्षिण में कावेरी नदी तक था। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा से लेकर के दक्षिण में कहां तक? कावेरी नदी तक इनका विस्तार माना जाता है। 642 ईस्वी में वह पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वारा पराजित हुआ। पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य शक्ति पुनः प्रतिष्ठित की और चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को पराजित कर दिया और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था। किसको अपनी राजधानी बनाया? कल्याणी जो स्थान है उसको अपनी राजधानी बनाया और नए चालुक्य राज्य की स्थापना कर दी। यह नया राज्य 973 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक सत्तासीन रहा और कल्याणी के इस चालुक्य राज्य का एक लंबे अरसे तक तंजौर के चोल वंशी शासकों के बीच में क्या चलता रहा? संघर्ष चलता रहा, है ना दोस्तों। तो अब इसमें क्या हुआ कि 642 ईस्वी में, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले भी, कि नरसिंह वर्मा ने क्या कर दिया? पुलकेशिन द्वितीय को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। और पुलकेशिन का जो पुत्र था विक्रमादित्य प्रथम, इसने चालुक्य शक्ति को वापस से क्या किया? वापस से रीजनरेट करने का, उस शक्ति को संग्रहित करने का प्रयास किया था। सत्ताश्रय नामक चालुक्य राजा को चोल नरेश राजराज ने परास्त कर दिया था। अभी हमने पढ़ा था राजराज के बारे में। तो राजराज ने क्या कर दिया था? सत्ताश्रय नाम का जो चालुक्य शासक हुआ था उसके साथ में इसका युद्ध हुआ और उसको पराजित कर दिया। चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने इस अपमान का बदला न केवल चोल नरेश राजधिराज को कोप्पम के युद्ध में करारी हार देकर लिया, वरन इस युद्ध में उसने राजाधिराज का वध भी किया। सातवें नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ने, जो विक्रमांक के नाम से भी विख्यात था, कांची पर अधिकार कर लिया और प्रसिद्ध कवि विल्हण को संरक्षण प्रदान किया था। ध्यान रखिएगा, किसको संरक्षण प्रदान किया था? एक बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं जिनका नाम है विल्हण, उसको इन्होंने क्या किया था? संरक्षण भी प्रदान किया था। विल्हण ने विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, विल्हण ने, है ना, विल्हण ने क्या किया? विक्रमादेव चरित्र, नाम ध्यान रखना, विक्रम देव का चरित्र जो है ना, वो विल्हण ने
लिखा था, जो विक्रमादित्य के जीवन पर क्या था, आधारित था। वातापी और कल्याणी के चालुक्य नरेशों ने हिंदू होने पर भी बौद्ध और जैन धर्मों को प्रश्रय दिया। ध्यान रखिएगा, ये हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म का भी बहुत ज़्यादा संरक्षण इनको प्रदान किया। चालुक्य राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। ज्ञानवल्क्य याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या के लेखक प्रसिद्ध विधिवेता विज्ञानेश्वर चालुक्य की राजधानी कल्याणी में ही रहते थे, और मिताक्षरा को हिंदू कानून का एक, ध्यान रखिएगा, हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। बाह्य आक्रमण और आत्म सात्तीकरण, शक, हूण और कुषाण के बारे में बात करें तो शक की अगर बात करें तो मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। यहाँ से शक बोलन दर्रे से होकर लगभग 71 ईसा पूर्व में भारत आए और रामायण और महाभारत में शक बस्तियों को कंबोज और यवनों के साथ में रखा गया है। तो रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख है, जिसमें कंबोज और यवनों के साथ में इनको क्या है, रखा गया है। कालाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसमें उन्हें शककुल कहा गया है। सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की थी। मुख्य रूप से शक जो है ना, ये विदेशी थे, ये भारत में आते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं, और भारत के जो काफ़ी सारे क्षेत्र है, जैसे सौराष्ट्र आदि का जो क्षेत्र है, सिंधु प्रदेश जहाँ पर सिंधु नदी वगैरह बहती है, तो वहाँ पर इन्होंने अधिकार कर लिया। मुद्राओं और लेखों से स्पष्ट है कि इनकी एक शाखा ने उत्तरापथ और मथुरा में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, और कालांतर में भी वे अवंती और सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल गए थे। जी हाँ दोस्तों, तो यूँ समझ लीजिए आपकी जो भारत है हमारा, इस भारत का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक का जो एरिया है, यानी कि ये हमारा जो सिंधु नदी वाला क्षेत्र है वो, यहाँ पर जो गुजरात वाला क्षेत्र है और थोड़ा सा जो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर किसका अधिकार हो गया था, यहाँ पर इन शकों का जो है इन्होंने अधिकार कर लिया था। तक्षशिला के शक शासकों में मावेज एवं एजेस के नाम आते हैं। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पल्लवों द्वारा हुआ था। अब शकों को हराने में जो मुख्य रोल अदा किया था वो किसने किया था दोस्तों, तो आपको क्या नाम ध्यान में रखना है, वो अदा किया था शक्ति का विनाश पल्लवों के द्वारा किया गया था। हमामश और हगान मथुरा के प्रारंभिक शक क्षत्रप थे। मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेख में बाद में शक शासक राजबुल को महाक्षत्रप कहा गया है। मथुरा के शकों ने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया था। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों द्वारा हुआ। पश्चिमी भारत में शकों के क्षहरात वंश में भूभक तथा नहपान 2 शासक ज्ञात हैं। इन शक शासकों ने सातवाहनों से कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात पर शासन किया। नहपान के समय भारत और पश्चिमी देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध कायम था। जोगलथाम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि नहपान गौतमी पुत्र शातकर्णी से पराजित हुआ था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, किससे, गौतमी पुत्र शातकर्णी से पराजित हुआ था। नासिक लेख में गौतमीपुत्र शातकर्णी को क्षहरता वंश का उन्मूलक कहा जाता है। उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शक शासकों में चष्टन का नाम आता है, जिसने उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की थी, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर काठियावाड़ के शक संवतों में चष्टन का नाम आता है, जिसमें उज्जैनी में शक राजवंश की क्या की थी, स्थापना। नाम ध्यान रखिए, चष्टन। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख बातें थी जो हमने यहाँ पर देखी इस अध्याय से संबंधित, और ये बातें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा टफ, या यूँ समझ लीजिए थोड़ा सा क्या है कि ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग थोड़ा सा कम है, फिर भी हमने इसको समझने का प्रयास किया है। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।